हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। NTUGC नेट सीरीज में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स करा रहे थे। आज हम कराएंगे दिसंबर 2012 का पेपर नंबर 2। जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके थे कि पहले 3 पेपर होते थे, एक जनरल पेपर एंड दो होते थे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। हम ऑलरेडी 2 पेपर करा चुके हैं। एक हमने जून मंथ का कराया है, जून 2012 का पेपर 2 एंड जून 2012 का पेपर 3 हमने कराया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, देन इसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है लैंडस्लाइड से रिलेटेड। तो ये टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनमें जैसे फ्लड या फिर ड्रॉट हो गया, या फिर यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, लैंडस्लाइड, भूस्खलन के बारे में पूछा है कि लैंडस्लाइड होता क्या है। 4 ऑप्शन है। डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल रॉक ब्लॉक विच इज यूजुअली नॉट परसेप्टिबल, and rapid perceptible movement of relatively dry mass of earth debris or bedrock, slow to very rapid movement of water saturated rock debris, या slow flowing downslope masses of rock debris saturated with water। देखिए यहाँ इंडिविजुअल रॉक की बात की गई है। अगर आपको हम यहाँ पिक्चर दिखाएं तो आप इसका आंसर खुद ही दे दोगे। ये क्या है, यहाँ पर भारी भरकम पत्थर पड़े हैं। ये कहाँ से फिसल कर आए हैं, ऊपर से टूट कर आए हैं। तो एक तरह से ये क्या होता है, यहाँ पर रैपिड मतलब तेजी से होता है, और एक साथ क्या बल्क में मतलब मास में ये क्या है, गिर जाते हैं पत्थर। तो इसी को क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। ये लैंडस्लाइड या लैंडस्लिप क्या है, एक जियोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, बड़े लेवल पर रॉक फॉल्स, डीप फेलियर ऑफ स्लोप एंड स्लो डेब्री फ्लो, जो कि कहाँ गिर जाता है, ये ऑफशोर पर या कोस्टल एरिया में, या फिर आप माउंटेन्स एरिया पर देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है क्या, लैंडस्लाइड। भूस्खलन क्या है, एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचल हो जैसे पत्थर का खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पत्थर खिसक कर नीचे गिर गए हैं, या मिट्टी खिसक गई है, या बहाव है, तो ये भूस्खलन में आते हैं। ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टानों के छोटे छोटे पत्थर से गिरने से लेकर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े या मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है। ये कई किलोमीटर तक भी फैला हो सकता है, मीन्स बड़े लेवल पर भी हो सकता है, या ज़्यादा बाढ़ आ जाती है या फिर भूकंप आ जाता है, उसकी वजह से क्या है, भूस्खलन देखने को मिलता है। अगर मानव देखिए पहाड़ों में क्या है कि बस रहा है, यहाँ पर अपने होटल्स रेस्टोरेंट्स बना रहा है, उसके लिए पेड़ काट रहा है। अगर पेड़ों को काटोगे या वनस्पति को हटाओगे तो ये क्या है, जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को रोक के रखते हैं। अब आपने पेड़ ही काटा तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी का कटाव फिर ज़्यादा होने लगेगा। तो इसलिए पेड़ पौधों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। देन इसमें और भी फैक्टर्स काम कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया है। तो आई होप ये भूस्खलन या लैंडस्लाइड आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। तो इंडिविजुअल रॉक की तो कहीं बात की नहीं गई है कि सिर्फ एक ही रॉक का मूवमेंट हो। देन सेकंड, रैपिड परसेप्टिबल मतलब तेजी से दिखाई देने वाला परसेप्टिबल मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली ड्राई मास ऑफ अर्थ डेब्री और बेडरॉक। मीन्स यहाँ पर क्या है, पत्थर का मूवमेंट जो आपको दिखाई भी दे बल्क लेवल पर, तो ये क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देन थर्ड देखते हैं, स्लो टू रैपिड मूवमेंट ऑफ, यहाँ पर स्लो से वेरी रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर अभी हमने वाटर का तो कुछ देखा ही नहीं था,
एंड यहाँ पे वाटर की बात की गई है, तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ करेक्ट मैच ऑफ डेजर्ट एंड कंट्री या कॉन्टिनेंट। एक तरफ आपको मरुस्थल दिए गए हैं, यहाँ मरुस्थल, एंड यहाँ पर देश और महाद्वीप दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं। अगर अटाकामा डेजर्ट की बात करें तो वो कहाँ है, साउथ अमेरिका में। देन गोबी डेजर्ट ये कहाँ पर है, ये चाइना वाले रीजन में है, सेंट्रल एशिया में, ये भी करेक्ट आंसर है। ग्रेट विक्टोरियन की बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया में है डेजर्ट, ये करेक्ट आंसर है। एंड जो सोनोरन डेजर्ट है ये वेस्ट एशिया में नहीं है, तो ये कहाँ है देख लेते हैं अभी। सोनोरन मरुस्थल ये कहाँ है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, जो यूएसए एंड मैक्सिको है उसके बॉर्डर के आसपास। तो डायग्राम की हेल्प से आपको दिखा देते हैं, एक पिक्चर की हेल्प से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है यूएसए, एंड ये मैक्सिको है, और इन्हीं के बॉर्डर पर क्या है, ये सोनोरन डेजर्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन में वेस्ट एशिया दिया गया था, ये गलत है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सोनोरन डेजर्ट के बारे में देख लेते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, और ये कहाँ पर पार्ट, यूएसए का एरिजोना, कैलिफोर्निया, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, इन सोनोरा, बाजा कैलिफोर्निया एंड बाजा कैलिफोर्निया सुर, ये वाले एरियाज के अंडर में आते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, जिसका एरिया इतना है, ये फैक्चुअल नॉलेज है, एंड ये भी आप पढ़ सकते हो। तो ये मैक्सिको का सबसे गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो आई होप सोनोरन डेजर्ट के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स हैं, तो यहाँ पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से ही। ये आर्कटिक डेजर्ट है, देखिए ये जो पर्पल कलर में है ये कोल्ड डेजर्ट है, और ये ऑरेंज कलर में ये हॉट डेजर्ट है, और ये जो ग्रीन में कोस्टल डेजर्ट है। तो आर्कटिक डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि ये कोल्ड वाला एरिया है पूरा, यहाँ बर्फ़ जमी होती है, तो आर्कटिक डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में है। देन फिर इसके बाद ग्रेट बेसिन, ये भी क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। मोजावे ये हॉट डेजर्ट है। सोनोरन ये भी हॉट डेजर्ट है। तो ये 4 डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में। देन अटाकामा डेजर्ट ये कोस्टल डेजर्ट आता, कोस्टल डेजर्ट में है। एंड सेचुरा डेजर्ट ये क्या है, हॉट डेजर्ट है। पैटागोनिया ये कोल्ड डेजर्ट है। देन सहारा डेजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में है। देखिए नॉर्थ अमेरिका में तो ये साउथ अमेरिका में है। 3 सेचुरा, अटाकामा और पैटागोनिया। सहारा डेजर्ट ये अफ्रीका में है। ये कैसा है, गर्म मरुस्थल है। देन नुबियन ये भी क्या है, गर्म मरुस्थल है। नामीब ये कोस्टल, मतलब जो तटीय मरुस्थल होते हैं, ये तटीय मरुस्थल है। एंड इसके बाद कालाहारी डेजर्ट ये हॉट डेजर्ट है। डैनाकिल बात करें, ये अफ्रीका में है। डैनाकिल ये भी हॉट डेजर्ट है। अरेबियन ये हॉट डेजर्ट है, लेकिन ये एशिया में आता है। एशिया में अरेबियन थार डेजर्ट जो कि भारत में है, राजस्थान वाले एरिया में आता है, ये भी गर्म डेजर्ट है। गोबी ये ठंडा डेजर्ट है। ओडोस, टकलामकान ये सब ठंडे डेजर्ट है। यहाँ पर किर्गकुम, आर्कटिक डेजर्ट ये सारे क्या हैं, काराकम ये सारे क्या हैं, कोल्ड डेजर्ट हैं। देन ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन एंड टेनामिल ये सब क्या है, यहाँ पर गर्म मरुस्थल है। एंड अंटार्कटिक डेजर्ट ये ठंडा मरुस्थल है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट मरुस्थल। यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि गर्म हैं, ठंडे हैं या कोस्टल हैं, एंड कौन से देश में, ये कौन से महाद्वीप में स्थित हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ द टर्बिडिटी करंट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनियन वॉज। अंतः समुद्री कैनियन के उद्भव के पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादकों में से एक निम्नलिखित थे। तो यहाँ कैनियन की भी बात हो रही है और पंकिल धारा सिद्धांत की। मीन्स टर्बिडिटी करंट थ्योरी किससे रिलेटेड, ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनियन। अब सबमरीन कैनियन कहाँ होते हैं, ये जो ओशियन होता है, ओशियन, तो उसमें जो बॉडीज होती हैं, मतलब जैसे फिजिकल फीचर्स क्या है, लैंड एरिया पे होते हैं, ऐसे ही समुद्र एरिया पे होते हैं। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, फिर स्लोप होता है, फिर प्लेन एरिया होता है, उसके बाद फिर यहाँ पर माउंटेन्स भी होते हैं, फिर ग्योट भी बोलते हैं। तो ये आदि जो बॉडीज हैं ये कहाँ पर हैं, ये वाटर बॉडीज के अंदर में है सारे फिजिकल फीचर्स। तो ये सबमरीन कैनियन यहाँ पर स्लोप या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास बनते हैं। तो इसमें टर्बिडिटी करंट थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया गया था डेली के द्वारा। अब देख लेते हैं कि टर्बिडिटी करंट होता क्या है। तो टर्बिडिटी करंट क्या होता है, जो अपने एक तरह का ये धारा होती है, जैसे जलधारा होती है, आपने पढ़ी होंगी पेरू की जलधारा या अनेकों जलधारा। तो ये भी एक तरह की जलधारा है, करंट है। तो इसमें क्या है, रैपिड फ्लो होता है और रैपिड फ्लो के साथ जो वाटर का लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है, और अपने साथ ये क्या है, ह्यूज अमाउंट में जो अवसाद जमा होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, उनको यहाँ से ले जाता है। तो टर्बिडिटी करंट किसकी वजह से, या तो अर्थक्वेक की वजह से आ सकता है, या जो ढलान होते हैं, स्लोप्स होते हैं, उनका कोलैप्स हो जाना, टूट जाना, या अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं। तो उनकी वजह से ये टूट कर सेडिमेंट जो अवसाद होता है ये अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर जमा कर देता है प्लेन एरिया में। तो ये था टर्बिडिटी करंट। सबमरीन कैनियन, जैसा कि हमने बताया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, देन यहाँ पर प्लेन एरिया, एबिसल प्लेन आ जाता है। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप के आसपास यहाँ पर जैसे गोर्ज होते हैं ना, गोर्ज, और फिर कैनियन होती हैं, तो ऐसे ही सेम कैनियन यहाँ पर बनी हुई होती हैं। देखिए ये कैनियन है, पतली पतली दरार है यहाँ पर, तो ये कैनियन है, सबमरीन कैनियन। तो ये क्या होती है, एनी ऑफ अ क्लास ऑफ नैरो स्टीप साइड वैलीज, मीन्स जो घाटियाँ होती हैं, इनकी जो साइड वाली ये जो दीवारें होती हैं, ये बहुत, मतलब इनमें जो गैप होता है ये बहुत पतली होती है। गोर्ज थोड़े बड़े होते हैं, कैनियन क्या होती है, स्टीप स्लोप होता है। और कहाँ बनती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप या कॉन्टिनेंटल राइज के आसपास। तो ये था सबमरीन कैनियन। एंड बात करें टर्बिडिटी करंट थ्योरी किसके ओरिजिन से रिलेटेड, सबमरीन कैनियन से रिलेटेड, ये डेली ने दी थी, कब, 1936 में। इसके अलावा बाकी और लोगों ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो किसके द्वारा दिया गया है, डेली के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म पेनिप्लेन रेफर्स टू, पेनिप्लेन शब्द किस चीज का संकेत करता है। बात करें पेनिप्लेन की, ये एक लो रिलीफ प्लेन है जो कि फॉर्म्ड होता है रिजल्ट ऑफ स्टीम्स इरोजन। यहाँ पर जैसे नदियां हैं, तब नदियां फ्लो कर रही हैं और फ्लो करते करते फिर यहाँ पर क्या है, बाढ़ वाला एरिया आ गया। तो यहाँ पर पूरा ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, पेनिप्लेन बना हुआ है। तो ये लो रिलीफ प्लेन होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं किसके वजह से, स्टीम इरोजन की वजह से। और ये किस कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्लोवियल इरोजन से। फ्लूवियल इरोजन यहाँ पर चाहे वो रिवर हो सकती है, रिवर के द्वारा एक तरह से जैसे छोटे छोटे टापू टाइप बने हुए हैं, उसके ये इरोजन की वजह से बन जाते हैं पेनी प्लेन। तो
तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अ लेवल सरफेस फॉर्म्ड इन द ओल्ड एज ऑफ फ्लूवियल साइकिल, या फिर अ लेवल सरफेस फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन या मैरीन एक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और डी में आपको डाउट हो सकता है, नदीय चक्र के ये ओल्ड एज की बात बोली गई है, तो ये ओल्ड एज में नहीं बनते। ओल्ड एज में क्या बनते हैं, डेल्टा बनते हैं। तो ये प्लेन फॉर्म्ड होते हैं बाय जॉइनिंग ऑफ फ्लड प्लेन्स। तो अनेकों जो फ्लड प्लेन्स हैं उनके मिलने से ही पेनी प्लेन बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बाढ़कृत मैदानों के जुड़ने से निर्मित मैदान को पेन प्लेन बोलते हैं। आप ये भी पढ़ सकते हो, पेन प्लेन को संप्रदाय मैदान बोलते हैं। प्रवाही जल नदीकृत एक प्रमुख अपरदनात्मक स्थल रूप है, और ये कब बनता है, जब मैदानी एरिया में नदियाँ क्या है अपना इरोजनल वर्क करती हैं, उसके द्वारा ये समतल क्षेत्रों में टीले के रूप में बनता है। उदाहरण छोटा नागपुर का पठार, इस वाले एरिया में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो भारत यहाँ पर मिसिसिपी का ऊपरी भाग या रूस का मध्यवर्ती भाग, भारत में अरावली क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है। छोटा नागपुर वाले एरिया में भी ये पेनी प्लेन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है। देखिए, जब रिवर फ्लो करती है यहाँ पर सॉल्यूशन की हेल्प से, रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय सॉल्यूशन, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो ये एक तरह से आप इसको केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एट्रीशन क्या होता है, कोरोजन या सेपिंग क्या होता है। तो इन पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। एब्रेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्स वेयरिंग डाउन द बेड रॉक एंड द बैंक्स। मीन्स यहाँ पर टूट जाना, मीन्स जो रिवर फ्लो कर रही है, अब यहाँ से सेडिमेंट का टूट जाना बेड रॉक का बैंक के किनारे से, तो इसको एब्रेशन बोलते हैं। एब्रेशन क्या होता है यहाँ पर, रेफर टू अ फॉर्म ऑफ इरोजन इन विच पेबल्स एंड अदर सेडिमेंट्स आर ग्राउंड अलोंग अ सॉलिड सरफेस। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या है, टूट जाते हैं। और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, रिवर, कोस्टल, विंड, ग्लेशियर। एंड एट्रीशन क्या होता है, दो पार्टिकल का आपस में ही मिल जाना, आपस में मिलकर टूट जाना दो सेडिमेंट्स का। यहाँ पर क्या है, ये रिवर फ्लो कर रही थी और पत्थर टकराए, इसके ये किनारों को क्या है तोड़ देती हैं और वहाँ से सेडिमेंट्स को ले जाती हैं। तो ये था एब्रेशन। एट्रीशन में पार्टिकल्स अपने आप में ही जुड़ेंगे, लगेंगे और टूट जाएंगे। कोरेजन में क्या होता है, रिवर बेड या बैंक का टूट जाना, यहाँ पर जो लोड हिट करता है उसके द्वारा ये टूट जाना, इसको कोरेजन बोलते हैं। थोड़ा एब्रेशन और कोरेजन थोड़ा सिमिलर हो जाता है। और जो ये कोरोजन है, ये प्रोसेस है केमिकल इरोजन की। इसमें क्या है, रॉक और स्टोन्स कैसे इरोड होते हैं, वाटर गेट इनटू क्रैक्स एंड होल्स। जो पानी होता है, मान लीजिए ये कोई क्रैक है पत्थर में और यहाँ पर पानी चला गया, अब ये क्या है, इसमें डिजोल्व हो जाएंगे मिनरल और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पर क्या है, फिर इरोजन होगा। ये था कोरोजन। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज द सोलर स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स वेवलेंथ। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनको क्या है, आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम वो होता है छोटे से लेकर आप बड़े की तरफ चलते हो, छोटे से लेकर बड़े की तरफ, ये होता है आरोही क्रम। लोगों को इनमें कंफ्यूजन होती है आरोही और अवरोही में। अवरोही होता है बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अवरोही। तो आरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज के बाद इनमें कंफ्यूज नहीं होना।
तो वेवलेंथ के हिसाब से पूछा है। यहाँ पर आपको एक चीज बता देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। जो वेवलेंथ होती है इसके इनवर्सली, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ घटेगी, और वेवलेंथ बढ़ी तो यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो यहाँ पर हम सोलर स्पेक्ट्रम दिखाते हैं आपको। ये है सोलर स्पेक्ट्रम, इधर लो फ्रीक्वेंसी दी गई है और इधर हाई फ्रीक्वेंसी दी गई है। अगर ये लो फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कैसी होगी, इधर ज़्यादा होगी, जैसा कि अभी हमने बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो वेवलेंथ इधर क्या है, हाई होगी, और इधर वेवलेंथ क्या होगी, लो होगी। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी से हम हाई की तरफ जाएंगे। तो लो फ्रीक्वेंसी में पहले गामा लिखेंगे, सॉरी वेवलेंथ, यहाँ पर वेवलेंथ की बात हो रही है, तो लो वेवलेंथ से हम हाई वेवलेंथ की तरफ जाएंगे। तो पहले लो वेवलेंथ में गामा, देन एक्सरे, देन अल्ट्रावायलेट, इसके बाद फिर विजिबल लाइट आ जाती है, जो आप देखते हो, जिसको विबग्योर बोलते हैं। यहाँ पर वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये विबग्योर। देन इसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड ये हो गए। अब इनको आप लो से हाई लगाए, लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ की तरफ आपको लगाना है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए पहले कौन सा आएगा, गामा और एक्सरे आएगा। पहले गामा आएगा, गामा यहां दिया नहीं गया, तो एक्सरे पहले आएगा। तो लगाइए, एक्सरे पहले आएगा। देन इसके बाद एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट आएगा, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट आएगा। देन इसके बाद विजिबल आएगा, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव आ जाएगा, एंड माइक्रोवेव्स के बाद टेलीविजन वेव्स आ जाएगा। तो लगा दीजिए, पहले क्या आएगा और 3 नंबर आएगा। तो यहाँ से ही आंसर मिल रहा है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 1 आएगा अल्ट्रावायलेट, फिर 2 आएगा माइक्रोवेव, फिर क्या आएगा, टेलीविजन वेव्स आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। जो ऊर्जा होती है वायुमंडल द्वारा परावर्तित, जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है, उसके बारे में दिए गए हैं। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। जो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है एटमॉस्फेयर से, क्या वो एटमॉस्फेयर को हीट नहीं करती, डज नॉट हीट द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को गर्म नहीं करती है। सेकंड, हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ देन द इनकमिंग एनर्जी, आने वाली ऊर्जा से उसका भिन्न तरंग दैर्घ्य होता है, जो अभी हमने वेवलेंथ बताया था। इज यूजुअली शॉर्ट एनर्जी लाइक विजिबल लाइट विच डज नॉट पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर, सामान्यतः दृश्यमान प्रकाश की तरह से लघु ऊर्जा होती है, जो कि वायुमंडल को वेधती नहीं है। एंड लास्ट वन है, हीट्स द एटमॉस्फेयर बाय एब्सॉर्प्शन, अवशोषण के द्वारा वायुमंडल को गर्म करती है। देखिए एनटीए यूजीसी नेट ने इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया था। अगर किसी ने इसको अटेम्प्ट किया था तो सबको इक्वल मार्क्स दिए थे। तो इसका एनटीए ने कोई ऑफिशियल आंसर नहीं बताया है। अगर देखा जाए तो ये सन है, यहाँ से शॉर्ट वेव रेडिएशन है। देन इसके बाद ये जो इंसोलेशन होती है, इसको क्या बोलते हैं, इंसोलेशन है। सनलाइट आ रही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है। ये अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह, इसको गर्म करेगी, फिर इसके बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी टकरा कर। तो ये क्या है,
गर्म हो जाएगा, इसके बाद एनर्जी रेडिएट हो गई। अब यहाँ शॉर्ट वेव रेडिएशन था, ये लॉन्ग वेव बन जाता है। फिर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, एटमॉस्फेयर, एनर्जी फिर री रेडिएटेड होती है, काउंटर रेडिएशन हो जाता है यहाँ पर। तो इसकी वजह से ये क्या है, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। तो डज नॉट हीट द एटमॉस्फेयर, ये तो गलत हो जाता है, गर्म नहीं करती, गर्म करती है। हैज़ अ डिफरेंट वेवलेंथ देन द इनकमिंग एनर्जी, देखिए वेवलेंथ इसकी अलग है और इसकी अलग है, आने वाले की वेवलेंथ अलग है और जाने वाले की अलग है। यहाँ शॉर्ट वेव होती है और इधर लॉन्ग वेव होती है, तो ये भी क्या है, ये सही हो जाएगा। एंड इज यूजुअली शॉर्ट एनर्जी लाइक विजिबल लाइट विच डज नॉट पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर। ये क्या है, शॉर्ट एनर्जी होती है, बिल्कुल शॉर्ट, लाइक विजिबल लाइट, जैसे विजिबल लाइट होती है उसकी तरह बिल्कुल दिखाई देती हैं। एंड ये क्या है, वायुमंडल को वेधती नहीं है। एंड फोर्थ है हीट द एटमॉस्फेयर बाय एब्सॉर्प्शन, ये गलत है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो इसमें बी और सी क्या है, इसके करेक्ट आंसर है। तो आप बी, वैसे बी ज़्यादा सुटेबल है, लेकिन यहाँ पर बी सी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में बताया गया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पोलर जेट स्ट्रीम या ध्रुवीय जेट धारा के बारे में। पोलर जेट स्ट्रीम की अगर बात करें तो ये पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये फ्रंट के द्वारा बनती है। ये कहाँ बनती है, इसका फॉर्मेशन होता है 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, दोनों तरफ बनती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 60 से 65 डिग्री के आसपास। इनको क्या है, प्राइमरी जेट स्ट्रीम भी बोल सकते हो आप। ये कैसे फॉर्म होती हैं, ये जो कंडीशन जनरेट होती है सरफेस पर उसकी वजह से, एक तरफ पोलर ईस्टर्ली होती हैं और एक तरफ ट्रॉपिकल वेस्टर्ली होती है, इनके कन्वर्ज होने की वजह से। हालांकि ये मिक्स नहीं होती है, क्या बनाती है, फ्रंट बनाती है, फ्रंट बनाती हैं। अब देखिए इधर से क्या है, कोल्ड विंड्स है और इधर से क्या है, वार्म विंड्स है। ये पहली कंडीशन है, यहाँ से कोल्ड विंड्स आई और यहाँ से वार्म विंड्स आई। अब ये क्या है, कन्वर्ज होने लगेंगी एक दूसरे से। अब इसकी वजह से क्या है, जो ट्रोपोस्फेरिक हाइट है वहाँ पर क्या है, रोजबी वेव्स बनती है, उन रोजबी वेव्स को ही पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अब ये क्या है, मिक्स होने लगेंगी, यहाँ पर जो कोल्ड विंड्स है, वार्म विंड्स है, इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेंगी। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, फिर ये जेट स्ट्रीम टाइप, ये रोजबी वेव्स बन जाती है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये क्या है, जेट स्ट्रीम बन जाती है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, इट मूव्स नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग समर, ये समर सीजन में किसकी तरफ, उत्तर की ओर गतिमान होता है, ये कंडीशन सही है। एंड सेकंड वन, इट सप्लाइज एनर्जी टू द सर्कुलेशन ऑफ सरफेस स्टॉर्म्स, ये सरफेस स्टॉर्म्स को क्या है, एनर्जी प्रदान करता है, ये भी सही है। एंड थर्ड, इट्स लोकेशन रफली कोइंसाइड विद दैट ऑफ द पोलर फ्रंट, इसकी अवस्थिति ध्रुवीय वातागर के अनुरूप होती है, बिल्कुल जो हमने फ्रंट बताया था। तो एंड फोर्थ वन होता है, इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर, जो इसका वेग होता है ग्रीष्म काल में अधिक होता है। तो अगर समर की बात करें तो समर में इसकी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। जो विंटर होता है इसमें इसकी वेलोसिटी क्या है, हाई रहती है। क्योंकि इसको इफेक्ट कौन करती हैं, जो जैसा कि हमने बताया था, दो जो हवाएं होती है, पोलर ईस्टर्ली, पोलर ईस्टर्लीज,
देखिए ये जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको डीप में सब चीज़ें वन बाय वन बताई जाएंगी कि ये कौन कौन सी होती है। यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन है, अगर इसी को पूरा एक क्वेश्चन कराने लगे तो आधा घंटे 1 घंटे से ज़्यादा इसी में लग जाएगा, इसीलिए हम मोटा मोटा बताया। तो ये जो पोलर ईस्टर्ली, ट्रॉपिकल वेस्टर्ली इफेक्ट करती हैं, इस वजह से समर में वेलोसिटी कम होती है और विंटर में वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो ये फोर्थ जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन है, ये असत्य है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल रीजन में वाटर वेपर की परसेंटेज एयर में कितनी होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना होता है? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, 4% होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एंटी साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पृथ्वी चक्रवात, आपने साइक्लोन पढ़े होंगे। साइक्लोन 2 तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। ऐसे ही सेम अब इसका अपोजिट क्या होता है? एंटी साइक्लोन होता है। एंटी साइक्लोन क्या है? वेदर फिनोमिना है, डिफाइंड किया था यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल वेदर सर्वे ने, जिसमें क्या है, विंड्स सर्कुलेट करती हैं अराउंड अ सेंट्रल रीजन ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेंट्रल रीजन में क्या होता है? हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब ये क्या है, नॉर्थ जो हेमिस्फेयर है इधर क्लॉकवाइज घूमता है, ये घड़ी की धारा में, जैसे घड़ी चलती है। एंड साउथ हेमिस्फेयर में क्या है, घड़ी की अपोजिट चलता है, मीन्स उल्टी एंटी साइक्लोन, सॉरी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है एंटी साइक्लोन की। तो इसको एंटी साइक्लोन वर्ड एफ गैल्टन ने दिया था 1861 में। ये फैक्चुअल है, इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो। पूछ लिया जाता है एंटी साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फेयर में कौन सी धारा में क्लॉकवाइज और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ये कन्वर्जन होता है ऊपर की तरफ, तो इसमें ऊपरी रूपांतरण होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एंटी साइक्लोन के बारे में सविंदर सिंह सर की बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन ये लगा है। एंटी साइक्लोन फ्रंट नहीं बनाते हैं, इनका साइज एरिया टेम्परेट साइक्लोन के मुकाबले ज़्यादा होता है। एंड एंटी साइक्लोन फॉलो करते हैं साइक्लोन को, लेकिन इनका ट्रैक अलग होता है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे से इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन द ओशियन इज, समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है। यहाँ पर कॉमन सॉल्ट के बारे में बोला गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है, जो आप खाते भी हो। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये NaCl क्या है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इवोपोरेशन इज प्रीसीडेड बाय, जल चक्र में वाष्पीकरण के एकदम पहले क्या आता है? क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, हीट या कंडेंसेशन। तो देखिए ये कोई तालाब है या नदी है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब ये इवोपरेट कब होगा? अभी ये सन है, सन की यहाँ पर रेज आई, ये थोड़ा हीट हुआ। अब हीट होगा तभी तो इवोपरेट होगा, या फिर एक भगोने में पानी है, नीचे बर्नर है, यहाँ पर इसको गर्म किया, अब गर्म करेंगे, हीट देंगे तभी तो ये इवोपरेट होगा। तो प्री पूछा है, तो एकदम पहले क्या आता है वाष्पीकरण से? तो इसका करेक्ट आंसर हीट हो जाएगा। अगर हीट दोगे तभी तो ये इवोपरेट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर
हीट होगा। ये बाद की चीजें हैं, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड्स बनना ये बाद में होता है। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जल चक्र है, जल चक्र। अब इसमें पहले क्या होता है, हीट आई, हीट से फिर इवोपरेशन हुआ, और ट्रांसपिरेशन क्या कहाँ होता है, पौधों के द्वारा, पौधों की पत्तियों से जब पानी निकल के जाता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। देन इसके बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, फिर बारिश बरसात होती है प्रेसिपिटेशन की, फिर पानी नीचे आ जाता है, इसको सरफेस रन ऑफ बोलते हैं, फिर इतना पानी आ गया फिर से इवोपरेट होगा, ये एक चक्र बन जाता है, तो इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज ट्रॉपिक लेवल 1 इन फूड चेन। यहाँ फूड चेन की बात की गई है, फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल 1 क्या होता है, मीन्स जो पहले आता है, बैक्टीरिया, कार्निवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्लांट्स। अगर हमने जो प्रीवियस 2 पेपर्स कराए हैं उनमें फूड चेन का भी जिक्र आया है, फूड चेन के बारे में भी बताया है। अब फूड चेन क्या होती है, देखिए छोटा जीव या कोई पेड़ पौधा है उसको छोटा जीव खाएगा, छोटे जीव को बड़ा जीव खाएगा, बड़े जीव को और बड़ा जीव खाएगा, और जब वो मर जाता है तो उसको बैक्टीरिया वगैरह खाते हैं। तो ये एक तरह से फूड चेन थी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा प्लांट्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके बाद आते हैं प्लांट्स को खाने वाले, उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन उनको खाते हैं फिर कार्निवोर्स, अब जब वो मर जाते हैं तो उनको खाते हैं बैक्टीरिया। तो फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल 1 में पहले आते हैं प्लांट्स, पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज द कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में किसको जाना जाता है। अब आपको कार्बन सिंक पता होगा तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कार्बन सिंक वो होता है कोई भी चीज ऐसी जो क्या है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, जो क्या करेगी, CO2 को एब्जॉर्व करने में हेल्प करेगी, उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। जैसे आपने बर्तन का सिंक देखा होगा, वो क्या है, बर्तनों को यहाँ पर रख लेती है। तो सेम ऐसे ही कोई भी नेचुरल चीज या आर्टिफिशियल जो CO2 को एब्जॉर्व कर ले उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। तो इनमें से अंटार्कटिका, सवाना, नॉर्थ वेस्ट यूरोप या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो कौन ज़्यादा यहाँ पर इनको उसको कार्बन को एब्जॉर्व कर सकता है। तो ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्या है, सबसे ज़्यादा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, तो जितने पेड़ होंगे CO2 को वो क्या है, एब्जॉर्व करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कार्बन सिंक क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल रिजर्वायर इन दैट एक्यूमुलेट एंड स्टोर सम कार्बन कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। तो ये क्या है, इसको कार्बन सिंक बोलते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें कार्बन सिंक क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है, उसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जो क्या है यहाँ पर, द प्रोसेस बाय विच कार्बन सिंक्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, इकोलॉजिकल नीचे बोलते हैं, या इसको हिंदी में पारिस्थितिकीय निक बोलते हैं। तो ये किसका संकेत करता है, इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट, या द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम, इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन एंड प्लांट, या नन ऑफ द अबव। तो हर जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनका अपनी एक पर्टिकुलर जगह होती है रहने की, जहाँ पर वो खाते हैं, पीते हैं, बाकी अदर एक्टिविटीज करते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीचे या पारिस्थितिकीय निक।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव की जो कार्यात्मक भूमिका होती है उसको पारिस्थितिकी निक बोलते हैं, ये इकोलॉजिकल नी से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड है। यहाँ डायरेक्ट पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। वर्तमान भूत की कुंजी है, तो प्रेजेंट क्या है, पास्ट की है, ये किसने बोला था। देखिए जियोमॉर्फोलॉजी की बात की जाए, जियोमॉर्फोलॉजी, यहां पर अगर फादर की बात पूछी जाए, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, तो WM डेविस को बोला जाता है। लेकिन अगर ग्रैंड फादर की भी बात की जाए तो वो जेम्स हटन साहब को बोला जाता है। जेम्स हटन ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले क्या है, ये इरोजनल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और इसके बारे में बताने की कोशिश की थी। इसके बाद WM डेविस ने की थी। तो ग्रैंड फादर कौन है जियोमॉर्फोलॉजी के, जेम्स हटन है। जेम्स हटन ने ही प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट इसके बारे में बताया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Next question, the approach that some of the geographical facts according to Ritter cannot be explained scientifically। कुछ ऐसे तथ्य है जो भौगोलिक तथ्य की बात की गई है जो वैज्ञानिक रूप से जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, साइंटिफिक वे में इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो वो क्या कहलाते हैं, इकोलॉजिकल, रीजनल, टेलियोलॉजिकल या लोकेशनल। देखिए हमने बार बार पढ़ाया है, चाहे वो क्वेश्चन सीरीज हो या फिर ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज हो। हमने अभी यहाँ पर इमैनुअल कांट के बारे में पढ़ाया था। तो इमैनुअल कांट में हमने टियोलॉजी के बारे में बताया था। टियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जो गॉड से रिलेटेड होता है, जिसमें तर्क की बातें नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ अपनी भावनाएं होती हैं, बिलीव्स पर विश्वास होता है। तो साइंटिफिक वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन सी उद्देश्यवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इकोलॉजिकल, रीजनल, लोकेशनल, इनमें आप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज पायनियर स्टेटमेंट ऑन द स्कोप एंड मेथड ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू हार्टसॉन। ये हार्टसॉन ने बताया है, जिसने क्या है डायरेक्शन रखी जियोग्राफिकल थॉट फॉर द फ्यूचर। हार्टसॉन के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की थी। तो ये भी एक तरह से यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस अगर आपने ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ा होगा, हार्टसॉन के बारे में पढ़ा होगा, तो हार्टसॉन ने किसके बारे में बोला था, ये बोला था रिस्टोफन के बारे में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स एम्फेसाइज द प्रीडोमिनेंस रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलवेत्ता ने जोर दिया, गैडिस, जेफरसन, हंटिंगटन या जीन ब्रून्स। तो यहाँ पर ये हंटिंगटन ने बोला था कि क्लाइमेट क्या है, अपना रोल निभाता है ह्यूमन की लाइफ में। एल्बर्ट हंटिंगटन ये कहते प्रोफेसर थे येल यूनिवर्सिटी में 20वीं सेंचुरी के अर्ली में, और इन्होंने किसके बारे में पढ़ाई की, क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके बारे में ही बताया था हंटिंगटन ने। तो क्लाइमेट प्रीडोमिनेंट रोल निभाता है किसमें, ह्यूमन लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी ज्योग्राफिकल थॉट से है। यह विचार कि ऐसा हिमयुग था जिस दौरान अधिकांश उत्तरी यूरोप हिम तथा बर्फ की चादर से आच्छादित था कि वैधता स्थापित करने का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है। तो किसने बोला था कि आइस एज थी? आइस एज, जिसके द्वारा आइस शीट कवर्ड थी, मतलब जो नदन यूरोप है किससे कवर्ड था? आइस शीट से। ये किसने बोला था? डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल, अगेसिज ने ये बोला था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल है। यहां पर एक असर्शन लिखा गया है, एक रीजन दिया गया है, अभिकथन एंड कारण। अभिकथन में बोला गया है महानगरों में वयस्क पुरुष जनसंख्या की संख्या का वर्चस्व रहता है। यह प्रवास आयु तथा लिंग चयनात्मक है। मीन्स मेट्रोपॉलिटन सिटी आर न्यूमेरिकली डोमिनेटेड बाय मेल एडल्ट पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन इज एज एंड सेक्स सेलेक्टिव। तो दोनों क्यों सही हैं? अगर आप देखे होंगे रूरल एरिया से माइग्रेट करते हैं कहाँ? मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ। किस लिए? रोजगार के लिए। तो यहाँ पर क्या है, वो अपनी वाइफ वगैरह को कहाँ है? रूरल एरिया में ही छोड़ जाते हैं, तो कमाने के लिए जाते हैं। अगर कंपेयर करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो मेल एडल्ट पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। तो बिल्कुल कथन सत्य है। एंड माइग्रेशन एज एंड सेक्स सेलेक्टिव होता है, बिल्कुल जैसा कि अभी बताया। तो युवा लोग ज़्यादा यहाँ पर माइग्रेट करते हैं। अगर आप छोटे बच्चे देखे होंगे तो वो माइग्रेट नहीं करते, बड़े बुजुर्ग ज़्यादा माइग्रेट नहीं करते। एंड मेल और फीमेल में भी मेल ज़्यादा करते हैं यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो ये माइग्रेशन एज और सेक्स सेलेक्टिव हो जाएगा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू है एंड आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? ए की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ एज्ड पॉपुलेशन 60+ टू टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया लाइज बिटवीन। यहाँ पर जनसंख्या में बुजुर्गों की संख्या का प्रतिशत पूछा है, परसेंटेज पूछी है। अगर आप 2011 का डेटा देखोगे, यहाँ पर एज ग्रुप, ये 2011 का डेटा है, ये एस्टिमेशन है। यहाँ पर ये सोर्स इसका है यूथ इन इंडिया 2022, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से ये डेटा लिया गया है। तो यहाँ 2011 बताया है। तो एज ग्रुप 0 से 14 ईयर तक 30.8 है, 15 से 29 27.5 है, 30 से 59 32.8 है एंड 60+ 8.6% है। 8.6% ओल्ड पॉपुलेशन है। तो कहाँ लाई करती है? 2 से 5, 5 से 10, 10 से 12, 12 से 15, तो 5 से 10 के बीच में यह लाई करती है 2011 का आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन स्ट्रीम्स एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम माइग्रेशन इन इंडिया। यहाँ पर पूछा गया है माइग्रेशन से रिलेटेड प्रवास धारा कि कौन सी प्रवास धारा भारत में अधिकतम प्रवास का अनुभव करती है। क्या गांव से गांव की तरफ ज़्यादा प्रवास होता है, या गांव से शहर की तरफ, या शहर से शहर की तरफ, या शहर से गांव की तरफ? तो शहर से गांव की तरफ बहुत कम होता है। हाँ, कोविड-19 में आपको ये केस देखने को मिला होगा कि शहरों से गांव की तरफ वापस लौटे थे, लेकिन आमतौर पर शहर से गांव की तरफ प्रवास ज़्यादा नहीं होता है। शहर से शहर की तरफ भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि अगर एक जगह आप सेटल हो गए, घर ले लिया, तो वहाँ पर ही अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हो। रूरल से अर्बन होता है, बिल्कुल। एंड रूरल से रूरल, यहाँ पर इन दोनों में ज़्यादा पूछा है कि कौन सा होता है। तो अगर गांव में आपने देखा होगा, एक गांव से दूसरी गांव, यहाँ भूमि है और यहाँ पर अगर आपकी भूमि अनुपजाऊ होगी तो आप दूसरी जगह क्या है, शिफ्ट कर जाते हैं। अगर गांव में देखा होगा, अगर आप अभी भी टिपिकल गांव में, शहरों के आसपास वाले गांव में नहीं, अगर टिपिकल गांव में देखा होगा, तो अगर आपकी भूमि अनुपजाऊ हो गई तो आप दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। ट्राइबल लोग यही करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर डेटा में देखा गया है तो रूरल से रूरल एरिया में ज़्यादा माइग्रेशन होता है। तो ये भी यूजीसी जो NTA UGC नेट का आंसर की है उसमें भी
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मिला है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस होते हैं। Which one of the following describe a project urbanized world or universal city by the end of 21st century? 21वीं शताब्दी तक के अंत तक प्रक्षेपित नगरीय विश्व या सार्वभौमिक शहर को निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है? इसमें बोला गया है कि जो हमारा दुनिया है वो एक शहर के रूप में जानी जाएगी, एक तरह से यूनिवर्सल सिटी। तो इसके लिए एक टर्म दिया गया है, वो टर्म क्या है? कॉन्यूर्बेशन, सिटी रीजन, मेगापोलिस या एक्यूमनोपोलिस। तो एक्यूमनोपोलिस इसका करेक्ट आंसर होगा, वास्य नगरी। एक्यूमनोपोलिस ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर रियल में देखोगे ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है, प्लैनेट, पूरे प्लैनेट को एक सिटी के रूप में देखा जाएगा। तो इस जो ये हमने बताया था कि अब दुनिया को एक सिटी के रूप में, इसको क्या है, एक्यूमनोपोलिस बोला जाएगा, वास्य नगरी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स? कौन सा अधिवास का यादृच्छिक वितरण इंगित करता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू? संसाधन की तनन क्षमता क्या संकेत करती है? स्ट्रेचेबिलिटी क्या होता है रिसोर्सेज का? जहां पर आप क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें, जहां पर मैक्सिमम यील्ड की बात करें, कोई भी आपने फसल उगाई, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की बात करें या मैक्सिमम किस चीज़ से कितना मैक्सिमम हो सकता है, उसको स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं, संसाधन की तनन क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेटर यील्ड्स, अधिक उत्पादन की क्षमता। आप किसी भी रिसोर्सेज से कितना उत्पादन ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ लैंड यूज अकॉर्डिंग टू वॉन थुनन मॉडल? देखिए यहाँ पर लैंड यूज सीक्वेंस के बारे में बात की गई है। वॉन थुनन का जो मॉडल है किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। तो इसमें ये क्रम दिया गया है, ये क्रम, अब इनको क्रम वाइज लगाना है। तो पहले वॉन थुनन मॉडल का हम मोटा मोटा यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक सेंट्रल सिटी है, इसके आसपास फिर यहाँ पर सेंट्रल सिटी के आसपास मार्केट, गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद फायरवुड एंड लंबर प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो, ये वाला एरिया, क्रॉप फार्मिंग यहाँ फैलो एंड पेस्चर लैंड। देन इसके बाद 3 फील्ड सिस्टम आ जाएगा एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग, ये बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो इनको क्रम वाइज लगाना है जो पूछा है। तो पहले मार्केट, गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन आएगा, देन फायर एंड लंबर प्रोडक्शन आएगा। तो पहले मार्केट आएगा, मार्केट, गार्डनिंग। तो ये दो ऑप्शन बी और सी तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचते हैं हमारे पास क्या, ए और डी। तो मार्केट, गार्डनिंग एंड फ्रेश मिल्क, ये 1 पर है, ये मार्केट, गार्डनिंग एंड फ्रेश मिल्क। देन सेकंड पर फायरवुड एंड लंबर है। तो नंबर 2 पर यहाँ इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग है, ये बाद में आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्स क्रिएशन इज द रिजल्ट ऑफ? संसाधन सृजन किसका परिणाम है? रिसोर्स क्रिएशन, इंटरेक्शन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल प्रोसेसेस, या इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस, या डिफरेंट सोशल प्रोसेसेस, या डिफरेंट इकोनॉमिकल प्रोसेसेस। तो रिसोर्स क्रिएशन ये इंटरेक्शन है नेचुरल और कल्चरल दोनों प्रोसेस का, प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया है। अब रिसोर्सेज सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज नहीं होते, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं।
ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्स ही है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आप HRD पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज। तो एनर्जी की जो प्रोसेस होती है उसमें फाइनल स्टेज क्या होता है? ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल या कन्वर्जन। तो इसमें देखिए एनर्जी है, पहले ये क्या है क्रिएट होगी, देन इसके बाद इसको एनर्जी बाहर निकलेगी। तो लास्ट में इसका जो लास्ट स्टेज है वो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल है, मीन्स अवशिष्ट सामग्री का निपटान करना, वही क्या है इसकी लास्ट प्रोसेस है। आपने कोई भी जैसे एनर्जी क्रिएट की, पानी से की या फिर आपने कोयले से की, अब यहाँ से आपने एनर्जी तो क्रिएट कर ली, अब एनर्जी को यूज भी कर लिया, तो लास्ट में जो ये कोयले का क्या है यहाँ पर वेस्ट मटेरियल बचेगा, उसको क्या है आपको यहाँ से रिमूव भी करना है, डिस्पोजल करना है। तो ये इसकी फाइनल स्टेज हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द सीक्वेंशियल एक्सपेंशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल। अनुक्रमिक विस्तारण परिवहन नेटवर्क मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मॉडल के बारे में पूछा, किसने इस मॉडल को दिया है। ट्रांसपोर्ट का मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? टाफे, मोरिल एंड गुल्ड के द्वारा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए घुमाकर पूछा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द जियोग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री वॉज प्रपोज्ड बाय। इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया? अब आपको डायरेक्ट नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछ लेते तो आप बता देते। अगर आपसे अब पूछा नहीं आता, अब आपसे पूछ लिया कि हार्टलैंड थ्योरी किसने दी थी, तो आप तुरंत बता दोगे। हार्टलैंड का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? मैकिंडर ने। तो हार्टलैंड का ये दूसरा नाम है, हार्टलैंड थ्योरी का ये दूसरा नाम है। जो हृदय स्थल सिद्धांत है उसका ये दूसरा नाम है। तो इसलिए घुमा कर पूछा है आपसे। तो ये किसके द्वारा दी गई? मैकिंडर के द्वारा दी गई। तो मैकिंडर क्या है? इंग्लिश ज्योग्राफर है। इन्होंने क्या है जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी दोनों में वर्क किया है। ये ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री है 1904 में किसके द्वारा? मैकिंडर के द्वारा दी गई। फिर इसमें क्या है संशोधन भी किया गया 1919 में। तो इन्होंने क्या बोला, ये पाइवेट एरिया है, मीन्स इम्पोर्टेंट एरिया बताया इन्होंने यूरोप वाले एरिया को। देन इसके बाद फिर क्रैशकैंट एरिया है, ये क्रैशकैंट एरिया जो इसके आसपास वाला एरिया है। ये आउटर क्रैशकैंट है, ये इनर क्रैशकैंट है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है फिर इन्होंने। देन इसके बाद लैंड ऑफ आउटर या इंसुलर क्रैशकैंट बताया है। यहाँ पर इन्होंने इसको इस तरह से डिवाइड किया, पहले पाइवेट एरिया, फिर क्रैशकैंट एरिया, फिर आउटर इनर एरिया एंड लैंड ऑफ आउटर और इंसुलर क्रैशकैंट। तो ये किसके द्वारा दी गई? हार्टलैंड थ्योरी ये दी गई मैकिंडर के द्वारा। तो इसलिए इसके दूसरे नाम भी याद रखने हैं, ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज चिले, यहाँ चिली कंट्री के बारे में पूछा गया है, आकृति के अनुसार किस वर्ग में पड़ता है? फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंटेड कम एलोंगेटेड, एलोंगेटेड कॉम्पैक्ट कम एलोंगेटेड, खंडित, खंडित लंबाकार, लंबाकार या सहता लंबाकार। अगर आप मैप देखोगे चिली का, ये क्या है? चिली है, ये इक्वाडोर है, ये पेरू है और ये चिली है। ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, आप इनको भी याद रख सकते हो। ये कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सरीनाम, ब्राज़ील, पराग्वे, बोलीविया, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। तो यहाँ पर चिली के बारे में पूछा। चिली की अगर आप देखोगे ये लंबवत है और कटा फटा है। देखिए यहाँ पर कटा फटा है पूरा, ये पूरा कटा फटा है। तो यही पूछा है। तो कैसा है? खंडित लंबाकार है।
फ्रैगमेंटेड कम एलोंगेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर इज कॉल्ड। वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों के जन्म के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है। मीन्स किसी एक ईयर में 1000 बच्चे पैदा हुए और एक साल से नीचे तक होते होते मतलब उनमें से सिर्फ कितने बचे 963। तो यहाँ पर जो 37 बच्चे हैं उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उनको क्या बोलेंगे अगर ये एक साल के अंदर की ही बात है। मृत्यु दर या मानकीकृत मृत्यु दर, स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। डेथ रेट ये ओवरऑल देखा जाता है, मीन्स भारत में कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने मरे हैं। एंड स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है, ये एक साल से कम बच्चे जो खत्म हुए तो ये उसी से रिलेटेड है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर, नाम से ही पता लग रहा है। एंड जीवन प्रत्याशा दर की कितने साल तक कोई इंसान जीवित रहता है उसका एवरेज निकाल कर बताया जाता है, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 जनगणना से रिलेटेड है, 2011 सेंसस से। इसमें लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि किसकी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, और किसकी कम है। तो केरल की सबसे ज़्यादा है, तो ये तो बच्चे को पता है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब मिजोरम और गोवा, सिर्फ इन पर खेल रहता है कि इन दोनों में पहले कौन आएगा। अब ये डेटा है इंडियन ईयर बुक 2020 का, इसमें बताया गया है टॉप पर केरल है जिसका लिटरेसी रेट 93.91, फिर इसके बाद लक्षद्वीप आता है और फिर आता है मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। केरला के बाद मिजोरम आएगा, मिजोरम के बाद त्रिपुरा और गोवा। अगर यहाँ पर लक्षद्वीप भी आ जाता मिजोरम से पहले तो वो लक्षद्वीप को ही रखते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, स्टेट्स पूछे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्राइबल इकोनॉमी। जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है। गहन खेती, स्वच्छंद खेती, स्वच्छंद उद्योग, खनन तथा उत्खनन या स्थानांतरित कृषि। मीन्स इंटेंसिव कल्टीवेशन, फुटलूज इंडस्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ट्राइबल इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो ये क्या है, पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पर एक जगह खेती की इन्होंने और अनुपजाऊ लैंड हो गई, फिर दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, फिर दोबारा से यहाँ पर ही आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वहाँ पर क्या है, झूम की खेती की जाती है, झूम की खेती। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनका क्या है, ये किससे संबंधित रखता है, जनजातीय अर्थव्यवस्था से गहन संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन प्रपोज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है। तो भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या क्या है, 15 बताइए। किसने, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब इनको क्या है, इनका आधार क्या बताया था, जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन है इनका आधार क्या बताया है। रिलीफ सॉइल एंड ड्रेनेज या रेनफॉल टेम्परेचर एंड क्रॉप्ड एरिया, वेजिटेशन सॉइल एंड लैंड यूज, रिलीफ लैंड यूज एंड नेट सोन एरिया।
तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बताया रेनफॉल, टेम्परेचर एंड क्रॉप्ड एरिया, वर्षा ऋतु, तापमान तथा कृषित क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ रीजन्स डज मेट्रोपॉलिटन रीजन बिलोंग टू? महानगरीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आते हैं? देखिए, अगर रीजन की बात की जाए तो रीजन दो तरह के होते हैं, फॉर्मल रीजन एंड फंक्शनल रीजन। फॉर्मल रीजन भी दो तरह के होते हैं, फिजिकल फॉर्मल रीजन एंड कल्चरल फॉर्मल रीजन। बात करें फॉर्मल रीजन की, देखिए फॉर्मल रीजन वो होते हैं जहां पर कोई चीज स्थायी हो, मतलब स्टैटिक हो, जैसे फॉर एग्जांपल या सिमिलर हो, होमोजेनिटी हो। ये 0 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री के आसपास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और जो यहाँ पर ठंडे प्रदेश है वहाँ टुंड्रा देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से क्लाइमेट क्या होता है, ये होमोजेनिटी रखता है एरिया में, बड़े लेवल पर, बड़े एरिया में। वहीं फंक्शनल जो रीजन है वो क्या है, डायनेमिक होते हैं, वहाँ चीज़ें बदलती रहती हैं, और यहाँ क्या है, चीज़ें आसानी से नहीं बदलती हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या टुंड्रा ये सब बताए हमने, ये आ जाते हैं फिजिकल फॉर्मल रीजन में। अगर कल्चर की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, हिंदी लैंग्वेज भारत में बोली जाती है तो ये फॉर्मल रीजन में आ जाएगा, और फॉर्मल में भी कल्चरल फॉर्मल रीजन में आ जाएगा। तो जहाँ पर कल्चर सेम हो, लैंग्वेज सेम हो, वो कल्चरल फॉर्मल रीजन हो जाएगा। तो मेट्रोपॉलिटन रीजन, यहाँ चीजें क्या है, स्थायी रहती हैं या बदलती रहती है, बदलती रहती हैं, तो यह आ जाएगा फंक्शनल रीजन में। देखिए हमने जो यहाँ पर MCQs कराए थे ज्योग्राफिकल थॉट के, ये क्वेश्चन हमने पहले ही उसमें कराया था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो ये सीरीज देख सकते हो। इसमें ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड 8 इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं। टोटल 80 क्वेश्चन है। 80 के 80 क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में लगने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये रीज़न पहले ही बताए थे, फॉर्मल रीज़न एंड फंक्शनल रीज़न। जहाँ यूनिफॉर्मिटी रहती है उसको फॉर्मल रीज़न बोलते हैं, एग्जाम्पल टुंड्रा रीज़न। तो ये जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है यही सब था, तो इस सीरीज को भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अटेम्प्टेड डिविजन्स ऑफ इंडिया इनटू प्लानिंग रीजन्स। तो किसने नियोजन प्रदेशों को विभाजित करने की कोशिश की थी? तो ये आरपी मिश्रा सर हैं, प्रोफेसर आरपी मिश्रा। उन्होंने क्या है नियोजन प्रदेशों में विभाजित करने की कोशिश की थी भारत को। कितने पार्ट में? इन्होंने 13 बड़े पार्ट में और 36 मीडियम पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आरपी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स रीजनल इम्बैलेंस, यहाँ रीजनल इम्बैलेंस की बात की गई है, प्रादेशिक विषमता की। तो किस में पहली बार इसको क्या है प्रेफरेंस मिली थी या महत्व दिया गया था? तो प्रादेशिक विषमता, रीजनल इम्बैलेंस, देखिए फर्स्ट 5-year प्लान में एग्रीकल्चर की बात की गई थी, देन सेकंड में फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई थी, एंड थर्ड में क्या है किस पर फोकस किया गया था? रीजनल इम्बैलेंस पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंग्रेडिएंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत विकास का संघटक नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अंतःपीढ़ी, ये थोड़ा नाम प्रोनाउंसिएशन वैसी हो जाएगी, आप पढ़ सकते हो। तो
इंटरजेनरेशन ट्रांसफरेबिलिटी, सोशल जस्टिस, इंटररीजनल ट्रांसफरेबिलिटी या नॉन ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी हार्ड है तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये टर्म कहाँ दिया गया? ब्रंडलैंड कमीशन में और जो अर्थ समिट हुई थी वहाँ पर। तो इसमें बोला गया डेवलपमेंट जिससे क्या है प्रेजेंट की नीड भी पूरी हो जाए और लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें हैं उनका ज़्यादा हिरास ना करके, मतलब उनको ज़्यादा ख़त्म ना करके, इस तरह से आप यूज़ करो कि प्रेजेंट में भी काम हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या नहीं आता है? नॉन ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसमें नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सोशल जस्टिस, इंटर रीजनल ट्रांसफरेबिलिटी, इंटर जनरेशन ट्रांसफरेबिलिटी तीनों आते हैं। यहाँ पर मेन स्पीसीज पूछी गई है कॉनिफोरस फॉरेस्ट की, जो हिमालय रीजन में पाए जाते हैं 1600 मीटर से लेकर 3300 मीटर के आसपास तक। तो कॉनिफोरस फॉरेस्ट में कौन कौन आते हैं? सैंडलवुड नहीं आता है, सागौन भी नहीं आता है, ये सब यहाँ पर प्लेन एरिया में मिलते हैं। तो सैडर, पाइन, साइन, सिल्वर फर, स्प्रूस ये क्या है? हिमालयन रीजन में देखने को आपको मिल जाएंगे। सीडर, पाइन, साइन, सिल्वर फर, स्प्रूस ये सब कहाँ मिलेंगे? हिमालय रीजन में। कॉनिफोरस फॉरेस्ट है। कॉनिफोरस फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी पत्तियाँ क्या है? नुकीली होती हैं, थोड़ा नुकीली टाइप होती हैं इनकी पत्तियां, तो इनको बोलते हैं कॉनिफोरस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुंदेलखंड प्लेट्यू कवर्स पार्ट ऑफ विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बुंदेलखंड प्लेट्यू की बात की गई है तो इसके अंतर्गत कौन से दो राज्य आते हैं? बुंदेलखंड की बात की जाए तो एक तरफ ये यूपी का जो सदर्न ये वाला पार्ट है यूपी का, और ये एमपी है, एमपी का ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है? ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है। बुंदेलखंड वाला रीजन आ जाता है ये झांसी, हमीरपुर वगैरह, तो ये बुंदेलखंड रीजन में आते हैं और एमपी के कुछ ये जिले यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया रैंक सेकंड अमंग द कोल्डेस्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट। भारत अगर विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो ठंडे प्रदेशों में भारत यहाँ पर अवस्थित द्वितीय श्रेणी में कौन आता है? भारत का एक शहर, ईटानगर, मनाली, माना या द्रास। तो द्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल एरिया अंडर कैनाल इरिगेशन। जो नहर सिंचाई के अंतर्गत खेती होती है, मतलब कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है, किस राज्य में? यह आता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल नहरों से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस सेपरेटेड द कश्मीर वैली फ्रॉम द इंडस रिवर वैली। कश्मीर वैली को इंडस वैली से कौन सा श्रेणी अलग करती है? बात करें यहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर है, देन ये तो देखिए यहाँ पहले ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा आपको, फिर ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय में भी फिर क्या है? ये डिवाइडेड है, फर्दर डिवाइडेड, एंड फिर मिडिल हिमालय एंड शिवालिक रेंज। तो इस तरह से डिवाइडेड है। अगर इनकी देखा जाए, काराकोरम सबसे ऊपर आती है, काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधर। अगर श्रेणियाँ इस तरह से आ जाएं तो आप इस तरह से लगा सकते हो, लेकिन यहाँ ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक इस तरह से पूछा गया है। तो धौलाधर तो सबसे नीचे है, ये तो नहीं आएगी, शिवालिक भी नहीं आएगी। अब यहाँ कन्फ्यूजन पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कश्मीर वैली को इंडस
सेपरेट करता है इंडस रिवर वैली से, तो कौन करता है? ग्रेट हिमालय करता है, वृहद हिमालय श्रेणी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट लैंड यूजेस इन अ रीजन। किसी एक एरिया में डिफरेंट लैंड यूज के प्रोपोर्शन को कौन दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन है लाइन ग्राफ। देखिए लाइन ग्राफ मोस्टली सिमिलर चीज़ों को दर्शाता है, जैसे ये टेम्परेचर यहाँ का सेम है, ये यहाँ का सेम है, तो ये क्या है? लाइन ग्राफ दर्शाता है, या किसी का प्रेशर सेम। देन पाई डायग्राम दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? अलग अलग रेशियो को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, पाई R1। एंड जो हाइथर ग्राफ है ये क्लाइमेटिक ग्राफ है, एक तरह से रिलेशनशिप दर्शाता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के बीच को। और ट्रायंगुलर डायग्राम ये बाकी अलग चीज़ों को, जैसे ट्रॉफिक लेवल पढ़ा था, इन चीज़ों को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पाई ग्राफ होता है, इससे हम चीज़ों को क्या है? रेशियो में, अनुपातों में दर्शाते हैं। डॉट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू। अब देखिए पॉपुलेशन किससे दर्शाई जाती है? डॉट मेथड से ही दर्शाई जाती है कि किस एरिया में क्या है ज़्यादा पॉपुलेशन घनत्व है, किस में कम है, कहाँ सेक्स रेशियो कैसा है। तो ये कौन सा मॉडल दर्शाता है? एनालॉग मॉडल दर्शाता है, सदृश्य मॉडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यह विसरण का तुलनात्मक माप निम्नलिखित में से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन्स विचलन गुणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मैप इज ड्रॉन ऑन RF 1/5500 which one of the following representative fraction will be correct if the map is reduced to half। मैप को क्या है? हाफ कर दिया है, तो कितना हो जाएगा इसका RF? तो देखिए जब हाफ करते हैं तो डबल हो जाएगा। कैसे डबल हो जाएगा? मल्टीप्लाई करिए 1 into 1 एंड 5500 into 2, तो क्या बन के आएगा? 1 में 5500 का आ जाएगा 110 और 2 0। तो अगर हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? RF डबल हो जाएगा। अगर डबल करने को बोलते तो हाफ हो जाता, ऐसे इस तरह से। अगर डबल करते तो ये क्या है? कट जाता, तो कितना हो जाता? 2750। अगर हाफ की जगह डबल आता तो ये करेक्ट आंसर होता। अगर ये हाफ पूछा है तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ स्टेटमेंट दी गई है एंड करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नासा इज द नेशनल एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी फॉर ऑल सैटेलाइट डेटा इन इंडिया। तो नासा क्या है? नेशनल एक्विजिशन। नासा भारत में समस्त सैटेलाइट डेटा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति एवं वितरण की एजेंसी है। नासा सेंड्स द डिकोडेड डेटा टू NNRMS whose activity are guided by various standing committee। तो ये क्या है? इसमें दोनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज के वीडियो में हमने दिसंबर 2012 का पेपर 2 डिस्कस किया था। अब तक हमने 3 पेपर डिस्कस किए हैं। जून 2012 का पेपर 2, जून 2012 का पेपर 3 एंड दिसंबर 2012 का आज पेपर 2 डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 3 डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट रहा है कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, हैव अ गुड डे।